2010 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एबेल 370 आकाशगंगा क्लस्टर की कई छवियों को कैप्चर किया। अपने आप में यह शायद ही एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, लेकिन खगोलविदों की एक टीम ने व्यवस्थित रूप से अभिलेखीय हबल छवियों की समीक्षा करते हुए उन छवियों में कुछ अविश्वसनीय खोज की। एक शिशु सुपरनोवा की एक छवि जो लगभग 11.5 अरब साल पहले विस्फोट हुई थी, जो स्टार की मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद ली गई थी। मिनेसोटा विश्वविद्यालय के पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ता वेनली चेन के नेतृत्व में टीम गुरुत्वाकर्षण के लेंस वाली क्षणिक घटनाओं की तलाश कर रही थी, और ठीक यही सुपरनोवा है। यह एबेल 370 के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन क्योंकि प्रकाश अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकाशगंगा समूह के चारों ओर झुकता है, एक प्रभाव जिसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के रूप में जाना जाता है, हम वास्तव में इसे अपने सुविधाजनक बिंदु से देख सकते हैं, यद्यपि एक विकृत तरीके से। हबल डेटा को मॉडल में इनपुट करते हुए और चमक और रंग जैसी छवियों में विवरणों का विश्लेषण करते हुए चेन और उनकी टीम ने निर्धारित किया कि मूल तारा जो सुपरनोवा गया था, वो संभवतः सूर्य के लगभग 530 गुना व्यास के साथ एक लाल सुपरजायंट था। उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि 3 की श्रृंखला में पहली छवि हबल द्वारा कोर के पतन के बाद विस्फोट के 6 घंटे बाद ली गई थी, दूसरी और तीसरी को विस्फोट के लगभग 10 और 30 दिन बाद लिया गया था। और क्योंकि सुपरनोवा में उच्च रेडशिफ्ट होता है, ब्रह्मांड के विस्तार के कारण प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को बढ़ाया जाता है और स्पेक्ट्रम के लाल पक्ष की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है, खगोलविद सुपरनोवा की आयु लगभग 11.5 बिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाने में सक्षम थे, जिससे यह एक हो गया। सबसे पुराने और सबसे दूर के सुपरनोवा हमने कभी देखे हैं। टीम को उम्मीद है कि उनकी मॉडलिंग समान दूर के सुपरनोवा के अध्ययन में सहायता करेगी। क्या उन्हें खोजा जाना चाहिए? बदले में जो खोजे गए वे उच्च रेडशिफ्ट पर तारकीय आबादी के अध्ययन को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। हमें 2020 में उनसे बेहतर करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि 50 के दशक में। आप जानते हैं, मस्क ने सोमवार 9 मार्च को वाशिंगटन डीसी में सैटेलाइट 2020 सम्मेलन में एक मुख्य बातचीत के दौरान कहा, तो मुझे लगता है कि हम अगले महीने या 2 महीने में 301 से स्विच करना शुरू कर देंगे। स्पेसएक्स अभी भी 100 यात्री स्टारशिप और सुपर हैवी विशाल रॉकेट दोनों के लिए स्टेनलेस स्टील के लिए प्रतिबद्ध है, जो जहाज को पृथ्वी से लॉन्च करेगा। मस्क ने कहा कि कंपनी सिर्फ एक अलग मिश्र धातु में माइग्रेट करेगी, जिसके घटक स्पेसएक्स समय के साथ बदल जाएंगे। मस्क ने जोर देकर कहा कि स्टेनलेस स्टील कार्बन फाइबर सामग्री की तुलना में बहुत सस्ता है, जिसे स्पेसएक्स ने शुरू में स्टारशिप और सुपर हैवी के लिए उपयोग करने का लक्ष्य रखा था, और धातु के अन्य महत्वपूर्ण फायदे भी हैं। उदाहरण के लिए, स्टेनलेस स्टील कार्बन कंपोजिट की तुलना में हीटिंग को बेहतर तरीके से संभालता है, उन्होंने कहा। और यह पुनः प्रयोज्य स्टारशिप और सुपर हैवी के लिए महत्वपूर्ण है, जो दोनों ऊपर और नीचे पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से कई अत्यधिक ऊर्जावान यात्राएं करेंगे। वास्तव में तेजी से और लगातार पुनः प्रयोज्य स्पेसएक्स की दीर्घकालिक दृष्टि की कुंजी है। मस्क ने कहा है कि कंपनी का लक्ष्य स्पेसफ्लाइट की लागत को इतना कम करना है कि मंगल उपनिवेश और अन्य महत्वाकांक्षी अन्वेषण कार्य आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाएं, और ऐसा करने का एकमात्र तरीका एक ही हार्डवेयर को बार बार उड़ाना है, मस्क ने कहा है। सोमवार के मुख्य भाषण के दौरान उन्होंने कहा, स्टारशिप को लैंडिंग के 1 घंटे बाद शून्य नामात्र के काम के साथ फिर से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। केवल एक चीज जिसे आप नियमित रूप से बदलने की उम्मीद करते हैं, वो है प्रणोदिक। मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स प्रत्येक व्यक्तिगत स्टारशिप को प्रतिदिन 3 बार लॉन्च करने में सक्षम होना चाहता है। उन्होंने कहा कि यदि प्रक्षेपण स्थल के पास उतरने के लिए जहाज़ों को ठीक से लाइन अप करने की आवश्यकता नहीं है, तो लक्ष्य संख्या अधिक हो सकती है, एक प्रक्रिया जो हर बार 3 या 4 कक्षाएं ले सकती है, उन्होंने कहा। सुपर हैवी के लिए यांत्रिकी आसान है, जो लिफ्ट ऑफ के तुरंत बाद एक लंबवत टचडाउन के लिए पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, जैसा कि स्पेसएक्स के फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी रॉकेट्स के पहले चरण पहले से ही करते हैं। स्टील स्विच स्पेसएक्स की स्टारशिप विकास रणनीति को ध्यान में रखते हुए है, जिसमें बार बार पुनरावृत्ति और सर्वोत्तम डिजाइन पर शून्य परीक्षण की सुविधा है। उदाहरण के लिए, कंपनी ने हाल ही में सबसे हालिया प्रोटोटाइप का दबाव परीक्षण किया, जिसे एसिन 2 के रूप में जाना जाता है। लेकिन पहली परीक्षण उड़ानें शायद एसिन 3 संस्करण द्वारा बनाई जाएंगी और एसिन 4 उच्च लंबे परीक्षण मिशनों से निपटेगी, मस्क ने सोमवार को ट्वीट किया। स्पेसएक्स के प्रतिनिधियों ने कहा है कि स्टारशिप अगले साल की शुरुआत में उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करना शुरू कर सकती है। स्टारशिप डॉक पर कंपनी के पास पहले से ही एक क्रू मिशन है,
जापानी अरबपति युसाकु मिज़ा ने एक राउंड द मून फ्लाइट बुक की जो 2023 में उड़ान भरने वाली है। यह स्पष्ट नहीं है कि मंगल ग्रह की ओर लोगों को लॉन्च करने के लिए स्टारशिप कब तैयार होगी, लेकिन मस्क के दिमाग में एक अस्पष्ट समय सीमा है। 48 वर्षीय अरबपति ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब तक लोग मंगल ग्रह पर जाएंगे तब तक मैं मरा नहीं हूँ। यह एक अच्छा परिणाम होगा, मुझे लगता है।